इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो आंसर होगा 17 मई को। तो हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना है। और इस बार की थीम क्या है? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। हाइपरटेंशन, इसी को उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कहते हैं, जिससे धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे तो हाइपरटेंशन ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान हृदय को हो सकता है। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व एड्स टीका दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ये कब मनाया? तो आंसर होगा 18 मई को। और इसे HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के रूप में भी जानते हैं। ये HIV के लिए टीका बनाने के महत्व पर जोर देती है। पहली बार हमने इसको 1998 में मनाया था। लेकिन आपको याद आ रहा होगा एक वर्ल्ड एड्स डे भी होता है, वो हम हर साल 1 दिसंबर को मनाते हैं, और यह है विश्व एड्स टीका दिवस जो 18 मई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे ना HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 नवंबर। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। मनाने का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, जनता को शिक्षित करना और परिवहन स्थिरता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसी तरह से एक और नया दिन अभी हमने पढ़ा था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे। ये हम 23 जून को मनाएंगे, प्रदीप कुमार की जयंती को। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मनाना कब शुरू किया? 1977 में। और इस बार इसकी थीम क्या है? म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। और मैं आपको बता दूं 18 मई को हम ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाते हैं। इसे कौन मनाता है? इसे विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के द्वारा मनाया जाता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मई को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 20 मई को वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पहली बार इसको 2018 में मनाया गया था। ये जो दिन है, यह 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये दिन परागण यानी कि पॉलिनेटर के महत्व और मधुमक्खियों के सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। वैसे 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना, जिसकी इस बार की थीम है मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। अब ये हम मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक मीटेरोलॉजिकल डे भी हमने पढ़ा था। वैसे हिंदी में तो उसे विश्व मौसम विज्ञान दिवस बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे बोलते हैं। तो वो मेटेरोलॉजिकल है और ये मेट्रोलॉजी है। इंग्लिश मीडियम वाले इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वो हम 23 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। अभी किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी थी? प्रश्न पढ़ा था हमने, तो आंसर होगा अमेरिका ने। चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा AK जैन को। AK जैन ये पूर्व कोयला सचिव थे और अभी इन्हीं को 5 सालों के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये पद दिसंबर 2020 से खाली था। अब आप पूछोगे AK जैन ये किनकी जगह लेंगे? तो आंसर होगा DK सर्राफ की। यही दिसंबर 2022 में रिटायर्ड हुए थे, उसके बाद से ये पद खाली था। बाकी अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रवनीत कौर, इंपॉर्टेंट है। CBI प्रमुख, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सूद बने। और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष बनी है सुधा शिव कुमार। आप जानते हो
अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा भारत। और पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है? 20%। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न है। मई 2023 में हमारे नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा किरण रिजिजू। अच्छा, किरण रिजिजू, इनके पास अभी तक कौन सा मंत्रालय था? तो ये हमारे कानून मंत्री थे और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को संभालेंगे, जो अभी तक जितेंद्र सिंह के पास था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास था। अब आप पूछोगे फिर कानून मंत्रालय कौन संभालेंगे? तो जो अर्जुन राम मेघवाल है उनको कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। ये जो अर्जुन राम मेघवाल है, वर्तमान में इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो वर्तमान में ये संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। तो सीन समझ में आ गया। जो अभी तक कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभालेंगे। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अभी तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास था, तो अब इन्होंने छोड़ दिया ये, और अब ये मंत्रालय किरण रिजिजू संभालेंगे। और जो किरण रिजिजू का मंत्रालय था, कानून मंत्रालय, वो कौन संभालेंगे? अर्जुन राम मेघवाल संभालेंगे। और वो वर्तमान में क्या है? संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। ये ध्यान रहेगा ना आपको। वैसे किरण रिजिजू ये कहां से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। भूपेंद्र यादव तो पर्यावरण मंत्री हैं। अभी याद हो तो इन्होंने मेरी लाइफ नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पेटीएम के नए अध्यक्ष और COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये कौन बन गए? तो आंसर होगा भावेश गुप्ता। तो अभी पेटीएम की जो मूल कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इसने भावेश गुप्ता को कंपनी का अध्यक्ष और COO नियुक्त किया है। पेटीएम की बात करें, स्थापना होती है सन 2010 में, हेडक्वार्टर नोएडा में है और संस्थापक इसके विजय शेखर शर्मा हैं। अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने थे ललित कुमार गुप्ता, फिक्की के महासचिव बने शैलेश पाठक, और फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी? सुष्मिता शुक्ला। तो ये नाम भी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है? तो आंसर होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी जी, और अभी उन्होंने ही कहा है कि देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल, जो कि कितना लंबा है? 29.6 किलोमीटर लंबा है, इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। यह भी बनाया जा रहा है, जिसकी लागत कितनी आ रही है? 9,000 करोड़ रुपए। ये कब तक पूरा बनकर के तैयार हो जाएगा? तो अप्रैल 2024 तक। और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में द्वारका को गुड़गांव में खेरकी दौला टोल प्लाजा से जोड़ेगा। तो ये 8 लेन की एलिवेटेड रोड होगी। एलिवेटेड मतलब समझ गए ना, उठा हुआ। और सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखना 13। फिर बताइए, हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। ये किस देश में है? तो आंसर होगा चिली। चिली साउथ अमेरिकी देश है। तो चिली में अभी 5000 साल पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। ये पेड़ एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे महान दादाजी उपनाम दिया गया है। और इसके 5000 से 6500 साल पुराने होने का अनुमान है, जिससे ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव बन जाता है। ये पेड़ 28 मीटर लंबा है और इसका जो व्यास है, यानी कि इसका जो तना है, उसका व्यास की अगर बात करें तो वो 4 मीटर का है या 13 फीट का है। इसको महान दादाजी का उपनाम दिया गया है। चिली देश की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल सेंटियागो होती है, करेंसी है चिली पीसो, प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। और आपको पता है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल जिसे आप कहते हो अटाकामा डेजर्ट, ये आपको चिली देश में मिलेगा। ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। तो अभी हमारे संचार व रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है।
इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करना और अवरुद्ध करने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। मतलब आपका मोबाइल चोरी हो गया तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं ताकि आपके मोबाइल में जो भी डेटा वगैरह है वो चोरी ना हो। और अगर आपके नाम से कोई मार्केट में फर्जी कनेक्शन हो रहे हैं सिम वगैरह के, तो आप उसे भी कटवा सकते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम जिसका नाम है पहल, इसको शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य साफ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को शिक्षा प्रदान करना। तो शुरुआत में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ये पहल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी और फिर भविष्य में यानी कि आगे चलकर इस सेवा को विस्तार करके राज्य भर के 40,000 स्कूलों में ये पहल शुरू की जाएगी। चलिए फिर बताइए, अभी मई 2023 में टाटा सन्स के अध्यक्ष को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। नाम बताइए उनका क्या है? तो बड़ा आसान प्रश्न है, एन चंद्रशेखरन। तो अभी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको कहते हैं शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये केक कृतिवासन भी इंपॉर्टेंट नाम है। टीसीएस के सीईओ बने थे। जयंत नार्लिकर गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला। और ब्रेस्ट सर्जन है डॉक्टर रघुराम, इनको तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी नाम ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑपरेशन करुणा। तो अभी मोचा चक्रवात के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है आपको? तो इसने म्यांमार में काफी तबाही मचाई है। तो फिर भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कि ये चक्रवात का नाम मोचा किस देश ने रखा था? पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ अब आप। बाकी इस ऑपरेशन करुणा की बात करें तो इसमें राहत सामग्री ले जाने वाले भारतीय नौसेना के 3 जहाजों को म्यांमार भेजा गया। 3 जहाज कौन कौन से? आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कारमोटा और आईएनएस कवेत्री। अच्छा, अभी ऑपरेशन कावेरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। और ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहां पे मदद के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। बाकी ऑपरेशन गंगा आप जानते ही हो, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था पिछले साल, तब की बात है, तब हमने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। उसी तरह से ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रतन लाल कटारिया का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीति। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया। अभी उन्होंने 2021 तक जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया था। वे अंबाला से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। और अभी बताओ मुझे आप, अभी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में गर्ट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आदित्य भूषण ने। तो अभी अंशुमान गायकवाड़ ने आदित्य भूषण के द्वारा लिखित अपनी अर्ध आत्मकथा गर्ट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम की बुक को लॉन्च किया है। अंशुमान गायकवाड़, इन्होंने एक ऑफ स्पिनर और निचले क्रम के बल्लेबाज के रूप में अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की, लेकिन भारत के लिए एक सफल टेस्ट ओपनर बने। तो याद रखना, इस बुक को लिखा है आदित्य भूषण ने। अभी संदीप मारवा 8 Years ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स नाम की बुक लिखी। फिरोज वरुण गांधी ने द इंडियन मेट्रोपोलिस रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नाम की बुक लिखी। और के शैलजा, ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं, अभी इनकी आत्मकथा आई है जिसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो
और कमाओ योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं में रोजगार सृजन करने के लिए ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। क्या होगा इस योजना में? जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हो, इसमें राज्य के युवा अपनी रुचि के अनुसार जो वो करना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उस काम को सीखने का अवसर देगी सरकार। और इतना ही नहीं, वो मन लगा करके काम को सीख सकें, उसके लिए सरकार उन्हें हर महीने कुछ पैसे भी दिया करेगी। तो उदाहरण के तौर पे अगर मान लो किसी को सिलाई सीखने का मन है, किसी को पेंटिंग सीखने का मन है, तो उसको यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके लिए उसको हर महीने पैसे भी देगी सरकार, ताकि वो मन लगा करके काम को सीख सके। जिससे क्या होगा, आगे चलकर वो अपना खुद का बिजनेस कर सकेगा, अपनी खुद की दुकान खोल सकेगा। और दुकान नहीं खोले तो कहीं भी जाकर के उसको रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि अब उसके पास स्किल है, अब उसके पास हुनर है, उसे काम आता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को सक्षम और स्वाभिमानी बनाना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है इस योजना के माध्यम से। पर याद रहे, इस योजना में 18 से 29 साल के युवा ही हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप पूछो कि आपने कहा कि अभी ट्रेनिंग देगी सरकार, जो भी हम सीखना चाहते हैं उसके साथ हर महीने पैसे भी देगी। कितने पैसे देगी? तो अगर आप 5वीं से लेके 12वीं पास के युवा हैं तो आपको हर महीने 8,000 मिलेंगे। अगर ITI पास आप हैं तो 8,500 रुपये हर महीने मिलेंगे, जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के दौरान। और डिप्लोमा धारक को 9,000 रुपये, या ग्रेजुएट हाई ग्रेजुएशन वाले हैं तो 10,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। चलिए फिर बताइए, नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर बिमल पटेल। तो नई पार्लियामेंट का डिजाइन ये डॉक्टर बिमल पटेल ने तैयार किया है। डॉक्टर बिमल पटेल, इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब ये प्रश्न हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई पार्लियामेंट को इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसको बनाने की लागत आई है 1300 करोड़ रुपए। इस नए संसद भवन में 3 द्वार हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति का उद्घाटन किया था बंगलुरु में। जो बंगलुरु के संस्थापक थे केम्पेगौड़ा जी, उनकी ये स्टैच्यू है 108 फीट ऊंची है। इसके भी वास्तुकार रामवी सुतार हैं। और रामवी सुतार ने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी, सरदार पटेल जी की, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू याद आई, 182 मीटर इसकी हाइट है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची है ये। और भगवान बुद्ध की बन रही है, आप कह सकते हो शयन मुद्रा में है या लेटी हुई सबसे लंबी प्रतिमा है, ये लगभग 100 फीट लंबी है। और इसके मूर्तिकार मिंटू पॉल हैं। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैच्यू है, जो महाराष्ट्र के लातूर में है, 70 फीट ऊंची है। और अंबेडकर जी की अभी प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में भी किया गया था, जो 125 फीट ऊंची है, हुसैन सागर झील के किनारे, जिसके वास्तुकार रामवी सुतार हैं और उनके बेटे अनिल राम सुतार हैं। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये भगवान शिव जी की मूर्ति है, 112 मीटर ऊंची है, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में। तो ये ध्यान रखना